हेलो दोस्तों, जय हिंद। कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। जाहिर सी बात है, आज ऋषभ सर का आप लोगों ने क्लास देखा और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलने के बाद एक अंदर से अलग फीलिंग जागा और एक अलग एनर्जेटिक पैदा हुआ और मन में और भी बहुत ज़्यादा उम्मीद जगा है कि नहीं, अब इसमें और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा हम लोग लें। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं आपको जीके पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट है जो मैं आपको बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन बच्चा को पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, देखना क्या है, किसको स्किप करना है, किसको छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी एग्जाम के लिए, बच्चे बहुत सारे बुक्स ले लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स, ये वो वगैरह वगैरह, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हमारे कर्मा क्लासेस में आपको जो भी दिया जाएगा सटीक दिया जाएगा। एकदम एक एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम के बेसिक पे ही आपको यहाँ पे सारा चीज प्रेजेंट करके दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, रीजनिंग हो, जो भी कंपटीशन में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, आपको यहाँ पे सब चीज प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप कर्मा क्लासेस हमारे टीम के साथ जुड़े रहें और इसी तरह से अपना बहुमूल्य प्यार देते रहें, बहुमूल्य टाइम देते रहें, ताकि हम लोग भी लगे कि नहीं बच्चा को है कुछ, तो हम लोग भी और भी बढ़ चढ़ कर कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास इतिहास से। सबसे पहली बात, इतिहास। इति का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि इति का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया हो, और हास का मतलब होता है कहानी। तो बीते हुए कहानी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को कहते हैं इतिहास। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज को आगे जाने के लिए हमें पहले क्या हुआ वो जानना जरूरी होता है। तो बस वही बात है कि इतिहास, बीते हुए कल के बारे में जो हम लोग जानकारी रखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। हमारे इतिहास को, हमारे भारतवर्ष के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका ये प्राचीन इतिहास। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। सेकेंड में आता है आपका मध्यकालीन, और थर्ड में आता है आधुनिक, जहां से मुगलों का पतन हुआ था और अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास की जानकारी कहां से आती है? ये हमारे भारत का इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन है और एक आधुनिक है। और इसी में प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, मुख्य रूप से 4 स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। वो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक वर्णन, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, और 4th नंबर में आता है विदेशी विवरण। टॉलमी कब आए थे, डायमेकस कब आए थे, एंटियोकस कब आए थे। ठीक है, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में, कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक वर्णन, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो आइए चलते हैं धर्म ग्रंथ में क्या क्या हमें मिला। इससे पहले बस 2 मिनट का बात है, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि जब हमारे भारतवर्ष में जब यूनानी आए थे, ईरानी आए थे, अरबी लोग आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष को अलग अलग नाम से पुकारा। सबसे पहले यूनानी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यूनानी जो आए थे, इन्होंने हमारे भारतवर्ष को एक नया नाम दिया। ये हमारे भारत को क्या कह के बोलते थे? इंदे। ये हमारे भारत को इंदे करके। अरबी लोग आए,
तो इन्होंने हमारे भारतवर्ष को क्या नाम दिया? हिंद। ये हमारे भारत को क्या कह के बोलने लगे? हिंद। और जब अंग्रेज आए तो इन्होंने हमारे भारत को एक नया नाम दिया। वो नाम क्या था? इंडिया। तो इसमें पॉइंट सिर्फ ये वाला है कि ये इंडिया शब्द हमारे भारतीय इतिहास में आया कहां से? तो ये यूनानी भाषा के इंदे शब्द से इंडिया आया। जो किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। बस यही 3 पॉइंट याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं। और याद भी नहीं रखना, बस सुनना, ध्यान रखना, केवल यहां पर फोकस करिए। यहां से डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा। ये नहीं है कि हिस्ट्री है हमको रटना है, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना। बस आप ये डायग्राम देखिए, इतिहास है, बीता हुआ कल और कहानी, इन दोनों को मिला देते हैं तो वही इतिहास हो जाता है। उसके बाद हमारा इतिहास 3 भाग में बटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 4 मेन जो यहाँ पे आपको ये स्तंभ जो है ये प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है धर्म ग्रंथ। हमें धर्म ग्रंथ से ही पता चलता है कि कब क्या, और आज के वर्तमान समय में जो भी हो रहा है वो, जैसे कि मान ले जाए एक अथर्ववेद था, तो वर्तमान में अभी जादू टोना शादी ब्याह ये सब सोच लीजिए कि ये धर्म ग्रंथ में उसी समय से चलता आ रहा, उसी समय से चलता आ रहा। तो कुछ भी यहाँ पे प्रेशर डालना नहीं है, बस केवल थोड़ा सा सोचना है और देखना है, सारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारे भारत को इंडिया नाम दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो दबाना एकदम ना भूलें। आते हैं धर्म ग्रंथ। क्या हो गया? तो हमने क्या कहा? धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में पहला पॉइंट, ये सभी को पता होगा, शायद आपको भी पता होगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। अब वेद क्या है? थोड़ा सा हम एक सेट मार रहे थे तो उसमें था एक क्वेश्चन कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक सेट में आया था। तो वेद का अर्थ होता क्या? वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। आज हम लोग जितने भी चीजें जानते हैं वो वेद के ही माध्यम से तो जानते हैं। हमारे मतलब हिंदू धर्म में जो भी जितने भी रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ, ये वो हमें वेद से ही मिलता है। वेद के ही ज्ञान से हम जानते हैं कि कौन सा क्या क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या? तो वेद है। और वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, और वेद का अर्थ क्या होता है? तो जानना। अब यहां पे एक पॉइंट बनता है, जब वेद आया तो ये भी बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे कौन कौन है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वेद होते हैं 4 प्रकार के, ज्यादा नहीं है। बहुत सारे हम बोल दिए तो आप लोग अपने माइंड पे लोड मत लीजिए कि बहुत सारा वेद होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। इन सभी में बेसिकली आप किसी भी एग्जाम, किसी भी पेपर को ले लीजिए तो बेसिकली क्वेश्चन आपका इस वेद से रहेगा, ये वाला रहेगा और एक ये रहेगा। इससे बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे मात्र एक ही क्वेश्चन आपसे बन सकता है, गद और पद दोनों में पाए जाने वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। बस वो ओनली 1 क्वेश्चन, गद और पद में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद।
इसमें एक और टॉपिक है, ये जब मैं यजुर्वेद पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ऋग्वेद की बात करूंगा। तो ऋग्वेद है क्या, ऋग्वेद कहते किसे हैं, ऋग्वेद कहते किसे हैं? शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के श्रृंखला को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के श्रृंखला को ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के श्रृंखला को ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। अब जब ये ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, ठीक है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के श्रृंखला को ऋग्वेद कहते हैं, तो इसको जो पढ़ने वाले होंगे उसको भी कुछ कहते होंगे। तो इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि मुनियों को क्या कहा जाता था? पेपर में आपका, आप रेलवे ग्रुप डी देख लीजिए या फिर एनटीपीसी का पेपर देख लीजिए, आप में आपको वहां पे ये क्वेश्चन दिखेगा कि ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है। सिंपल सा वन लाइन क्वेश्चन, ये प्री एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो चाहे वो बिहार एसआई का पेपर हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो, या फिर बिहार एसएससी, अभी तो उसका वैकेंसी आया नहीं, तो केवल नोटिफिकेशन ही हो रहा। बिहार एसआई में भी शायद पिछले बार जब 1717 वाला सीट था उसमें यह क्वेश्चन था कि ऋग्वेद के, प्री का क्वेश्चन था, ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? पाठककर्ता को क्या कहते हैं? पाठककर्ता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होत्री। सिंपल सा, कुछ नहीं है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत चार, आपके तो दिमाग में भी यहां पे आ भी गया होगा कि प्राचीन इतिहास को जानने का चार मुख्य स्रोत है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य, और विदेशियों का विवरण कि हमारे भारत में कौन कौन से विदेशी पहले आए, कौन कौन गए। उससे भी क्वेश्चन आता है कि क्रमशः से जाने के लिए दे दिया जाता है, दे देता है ऑप्शन में डायमेकस, एंटीयोकस, टोलमी, ये सब दे देता है, और उसका संयुगन, ह्वेनसांग, तो पहले कौन आया, बाद में कौन आया। तो इसको सीरियली वाइज आपको नंबरिंग कर देगा, चार ऑप्शन दे देगा, चारों को बोलेगा कि इनको क्रम में सजाएं। तो घबराइए नहीं, सारा चीज आपको यहाँ मिलेगा। बस अपना टाइम यहाँ पे, बस कर्मा क्लासेस को आप फॉलो करिए, बाकी आपको जॉब तक पहुंचाना हमारे टीम मेंबर का काम। ये हम लोग अपने तरफ से आप लोगों को एकदम 110% गारंटी देते हैं कि आप इस क्लास को फॉलो करिए, आपको वहां तक पहुंचाने का काम हम लोगों के टीम का। आइए चलते हैं यहाँ पे। तो ऋग्वेद में हम लोग थे, तो ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ऋग्वेद से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, वही 3-4 क्वेश्चन जानना है, बाकी को स्किप करना, क्योंकि सारा चीज पढ़िएगा तो और भी चीज तो पढ़ने को है। तो सब चीज पढ़ना नहीं है, जो हमारा एग्जाम जो फॉलो कर रहा है जिस रूटीन को, उसी रूटीन को फॉलो करना। तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन, बस ये ऋग्वेद है, इसको माइंड में सेटअप करिए। ऋग्वेद था, ऋग्वेद से 4 से 5 क्वेश्चन याद करना है, उससे ज्यादा, उससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। क्या कहे, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा ऋग्वेद के पाठककर्ता को कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। हो गया। अब आगे इसमें क्या होता है ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल, यहां से क्वेश्चन बनता है, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। यही जो ऋचा है इसी को मंत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी के पढ़ने वाले को कहा जाता था होत्री। तो ये 3 हैं, ये 3 में अब ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत कम दिखते हैं। ये 10 मंडल में कुछ कुछ ऐसे मंडल इंपॉर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में आपको दिखेंगे, चाहे वो बिहार एसआई का हो या आपका बीपीएससी प्री का हो, रेलवे का हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये 10 मंडल में कौन कौन से हैं। और इसमें से 2 ऐसे मंडल हैं जिनमें इस बार एग्जामिनर क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल को थोड़ा सा घुमाया, और बच्चे परेशान हो गए कि मैंने तो ये बुक पढ़ा, मैंने तो वो बुक पढ़ा, मैंने लूसेंट काफी पढ़ा, फिर भी ये क्वेश्चन कैसे छूट गया, ऋग्वेद से छूट गया, मैंने तो ऋग्वेद को बहुत सारा कवर किया था। तो छूटता कहाँ है? और यही इसीलिए इस क्लास को बनाया गया कि जहां आप छूट रहे हैं वहां पे आपको हम लोग पकड़ने के लिए बोलेंगे कि ये पकड़िए और उसको स्किप करिए। तो आइए क्या स्किप करना है और क्या पकड़ना है, यहां पे आते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग में भी इस 10 मंडल में एक तीसरा, एक 9वां और एक 10वां,
यही 3 मंडल जो हैं ऐसे हाईलाइटेड है ऋग्वेद के, ये 3 मंडल जो सारे बच्चों के जुबान पे माइंड में सेट है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता, सॉरी यहाँ पे उनका नाम है सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है एक मंत्र जो हम लोग हमेशा उच्चारण करते हैं जब हम लोगों को मन में थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाता है तो बोलते हैं, और वो सब लोग जानते हैं वो मंत्र क्या है, तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो है गायत्री मंत्र। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गायत्री मंत्र ऑल ओवर पूरे विश्व में सबको लगभग सारे व्यक्ति जानते होंगे पूरे विश्व में, तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो गए, विश्वामित्र। में भी अगर आप भूल जाते हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो गायत्री मंत्र इंडिया में तो खैर आपको हर एक घर में मिलेगा ये मंत्र, और इंडिया के बाहर में भी बहुत लोग हैं जो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पूरे विश्व में इस मंत्र की चर्चा है। तो इसके रचयिता कौन हुए, विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के रचयिता हुए विश्वामित्र। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है। 9वां मंडल भी आपको याद ही होगा, 9वें मंडल में क्या है, तो सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। और 10वें मंडल में है जो आज हम लोग, माफ कीजिएगा, मतलब कोई अपने माइंड पे और दिल पे मत लीजिएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं कि आज हम लोग जो समाज में बटे हुए हैं वो यहीं से आया है, ये यहीं से आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त अर्थात चतुर्वर्ण समाज का वर्णन है। चतुर्वर्ण का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली सबको याद रहता है। इसमें 2 से 3 मंडल आप माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ऐसे करता है और बच्चा, उसका माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है और बच्चा एग्जाम में पेपर गलती करके चलाता है। वो सोचता है कि मैंने तो ये बना दिया, वो बना दिया, और पता चला कि मार्क्स कहाँ आया भाई, तो 45, 55। तो वो नहीं करना है, यहाँ पे सब चीज होगा और धैर्य रखिए, आपको हर चीज दिया जाएगा। तो ये 3 मंडल सबको याद रहता है, आपको बस 2 या 3 मंडल याद रखना है। पहला क्या कि 2 से लेकर 7वें मंडल को, 2 से लेकर 7वें मंडल तक को कौन सा मंडल कहा जाता है, प्राचीन या वंश मंडल। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को कौन सा मंडल कहा जाता है, तो प्राचीन या वंश मंडल। ये एक नया आया। दूसरा, नहीं बस यही था, और एक, हाँ, और एक था चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन, कृषि उपचार का वर्णन था। अब इसमें मात्र मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट बचे हैं। आपको एक बहुत एग्जाम में पूछा है कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया है। ये बिहार एसआई प्री का क्वेश्चन है, पिछले वाला का, कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग बच्चों बस माइंड में इसको सेटअप कर लीजिए कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया है, तो अधन्य, अधन्य, जिसका अर्थ होता है गाय को नहीं मारना। ये ऋग्वेद में शब्द के लिए, गाय के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। नहीं होता है तो आप सेट उट भी देखिएगा, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया, या फिर ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। आपको ऐसे पूछे या वैसे पूछे, बात एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि ऋग्वेद में कौन से वंश के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य,
ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है और इस नाम से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और एक अंतिम छोटा सा क्वेश्चन है, गर्मी बहुत है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। और एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, एक है यमुना नदी, एक यमुना नदी और एक गंगा नदी। इन दो नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सवाल है कि कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख मात्र और मात्र 1 बार हुआ है, ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत सारे पेपर में दिखा होगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण हुआ। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। दोस्तों इससे ज्यादा आपको ऋग्वेद से बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो दबाना भूलें ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट इसमें और जोड़ा जाए तो प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दें, ताकि हम अपने वीडियो में और आपके अनुसार जो भी आप कंटेंट खोजते हैं उसमें सुधार करें और बढ़िया बढ़िया कंटेंट दें। इसलिए दोस्तों जय हिंद,